आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड की। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड दो वजहों से काफी चर्चा में है। एक तो हल्द्वानी में आशियाने बचाने के लिए प्रदर्शन करने वाले हजारों लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में भी सैकड़ों परिवारों के सर से छत छीनने की नौबत आ गई। दरअसल वहां करीब 9 वार्ड के 500 से ज्यादा मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में बनने वाली तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टनल के कारण जोशीमठ में जमीन धंस रही है और जगह जगह से पानी की मोटी धार भी निकलनी शुरू हो गई है। हालात को देखते हुए कुछ परिवार तो जान बचाकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा चुके हैं, जबकि बाकी बचे सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशीमठ के लोगों पर आए इस संकट को टालने के लिए राज्य और केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। हाथों में जलती हुई मशालों को लेकर सड़कों पर उतरे ये लोग अपने आशियाने को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं, हर कोई इस कड़ाके की ठंड में सरकार और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। रात में जहां इन लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर एनटीपीसी प्रोजेक्ट का विरोध किया, इस दौरान लोकल बाजारों को भी बंद रखा गया। इस समय जोशीमठ में एक बड़ा मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। जोशीमठ लगातार धंसता जा रहा है और आज पूरी जोशीमठ की जनता शाम के समय पे सड़कों पे उतरकर मशाल जुलूस निकाल रही है। आज मशाल जुलूस के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जोशीमठ को बचाया जाए। तो वहीं दिन में इन लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे जाम कर दिया, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टनल के कारण जोशीमठ में जमीन धंस रही है और उनके मकानों में भी दरारें आ गई हैं। जोशीमठ में लगभग 15-20 दिन से बहुत ज्यादा हलचल, लेकिन कल रात्रि को बहुत हलचल हुई है। कल रात्रि को रोड ज्यादा फटे हैं। मैं तो निवेदन कर चुका हूं अपने प्रतिनिधियों से, माननीय सांसद जैसे अभी भी मेरे फोन से बात हुई कि अगर कहीं काम हो रहा है, चाहे सुरंग के अंदर हो रहा है, चाहे सुरंग के बाहर हो रहा है, रोक दिया जाए आज अभी। और जोशीमठ को सुरक्षित चाहना है तो तुरंत ही कदम जरूरी है। हमें डर लग रहा है, लोग बाहर सो रहे हैं, लोग टेंट में सो रहे हैं, लोग त्रिपाल में सो रहे हैं, लोग आग जला के सो रहे हैं। जीपी कैंप इसमें धुसाव की स्थिति में आ गया है और यहाँ पे काफी जान माल की अगर सरकार को इसमें तत्काल कार्रवाई करने की कदम उठाने की आवश्यकता है और जिसमें कि एक वैज्ञानिक स्तर से और भौगोलिक स्तर से इसका तुरंत निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक है। हम लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था यहाँ पे की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि वहां 9 वार्ड के करीब 500 से ज्यादा इमारतों में पड़ी दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन इमारतों में होटल्स भी हैं, दुकानें भी हैं और पोस्ट ऑफिस जैसी इमारतें भी शामिल हैं। इमारतों में आई इन दरारों के अलावा अब जगह जगह से पानी का रिसाव भी तेज हो गया है, जिससे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जो पूरा जोशीमठ है और जोशीमठ के 9 वार्ड है, भूत खसाव की ग्रस्त में है और अब भूत खसाव के साथ यहाँ पे जगह जगह से पानी निकलना शुरू हो गया और पानी की मात्रा जहाँ कल कुछ लीटर में थी, आज ये बड़े रूप में देखने को मिल रहा है। मानो कहीं अतिवृष्टि हुई हो या बरसात के दौर में ऐसे नाले बहते हुए दिखाई देते हैं। ऊपर जेपी कंपनी की कॉलोनी है, पूरी खाली कर दी गई है। ये कल ही कर दी गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टूट-फूट देखने को मिला और सड़क मार्ग भी यहाँ पे दीवार टूट गई है, मकानों के ऊपर तिरपाल डाल दिया है, सड़क मार्ग भी पूरी तरह से नुकसान देखने को मिल रहा है। और ऐसे में यहाँ पे रात भर लोग सड़कों पर रहे और अब पूछते हैं, थोड़ा हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कल क्या हुआ था। जी, कल किस समय से यहाँ पे पानी आने लगा, क्या स्थिति है? सर ये कल दोपहर के बाद से पानी आने लग गया, बट पहले पानी कम आ रहा था और शाम को आते आते सर ये काफी ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से इतना भय का माहौल हो गया कि ये चद्दर फाड़ के सर ये पानी आप देख लो कि इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम रात घर नहीं जा पाए। हालांकि कुछ लोग अपनी गृहस्थी को समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा भी रहे हैं, जबकि बाकी की इमारतों को चरणबद्ध तरीके से खाली कराया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह के हादसे का सामना न करना पड़े।
विगत 2 माह से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से बूथ असाल प्रक्रिया बढ़ी है। और अभी हमने देखा कल से जेसीबी को भी कैंप है, मारवाड़ी वार्ड में जो जेसीबी का कैंप है, यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आ सकता है, नाला नहीं है, न इस तरह का पानी आ सकता है। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाद वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। इसका सोर्स एक जगह नहीं है, जगह दीवारों से जगह से मटमैला पानी निकल रहा है। पूरा जेबी कैंप जो कि हमारे जोशीमठ की घर में बसा हुआ है, जोशीमठ की कलेटी में बसा हुआ है, निसंदेह रूप से इस तरह का ये पानी आना लोगों को बहुत ही खतरा पैदा हो गया। लोगों में आशंका है कि ये जो पानी आ रहा है एनटीपीसी टनल गुजर रही है। मेरी उनसे बात हुई, उनके एजीएम से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हमारी टनल लगभग जोशीमठ के मार्केट से 1.5 किलोमीटर पीछे है, 100 किलोमीटर नीचे है। अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप कहेंगे तो लगभग लेवल आज से लंका जिनका जहाँ से आउटफॉल है, लगभग लेवल यही लेवल हमें लगता है कि लेवल है। और ये पानी उन्हीं के टनल का ही से ही यहाँ पर लीकेज हो रहा है। इस पानी से लगभग जेपी कंपनी के 70-80 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये तस्वीरें एशिया की सबसे लंबी रोपवे की हैं, जो कुछ रोज पहले तक पर्यटकों से गुलजार थी, मगर अब जोशीमठ में रोपवे टावर के इर्द गिर्द की जमीन में भी दरारें पड़ गई हैं। लिहाजा पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए एंट्री गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर इसे भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि पोस्ट ऑफिस को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। हर जगह जोशीमठ में जगह जगह में बहुत ऐसा हो रहा है, तो उसके कारण रोपवे के टावर नंबर 1 के नीचे वाली जो भूमि है उसमें बहुत ऐसा हुआ है, जिससे कि रोपवे के टावर 1 नंबर को खतरा बना हुआ है। किसके आदेशों के बाद? अच्छा, ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके आदेशों से ये बंद करवाया गया। इन हालातों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई है, जो लगातार जोशीमठ की निगरानी कर रही है। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है, और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। राज्य के 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार कहलाने वाला जोशीमठ समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर है और सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी ये प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोशीमठ का मौजूदा संकट कितना बड़ा है, जिसे टालने के लिए एक्सपर्ट की टीम हर संभव कोशिश में जुटी है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इस मौजूदा संकट से निपटने के लिए राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग क्या कदम उठा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के माफ कीजिएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष रौतेला ने इस बारे में तफसील से जानकारी दी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसके लिए एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल टीम बनाई थी, जिसने डिटेल सर्वे पूरे इलाके का किया। कुछ रेमेडियल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स किए, जिसमें मुख्यतः हम 2 भागों में उसे बांट सकते हैं। पहला ये कि टो इरोजन को रोकने के लिए अलकनंदा के किनारे तटबंध की व्यवस्था की जाए। दूसरा ये है कि पानी जमीन के अंदर कम से कम जाए, चाहे वो वर्षा का पानी हो, चाहे घरों से निकलने वाला पानी हो, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर हो। उसके लिए ड्रेनेज प्लान की व्यवस्था की जाए जहां पे, और उसी के साथ जो हमारा इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इसमें डिटेल्ड डीपीआर बनाने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बिना डीपीआर के कहाँ पे एग्जैक्टली किस तरह की संरचना बननी है, किस तरह के काम करने हैं, उसका पता नहीं चलेगा। तो वो सब कामों के लिए इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी डीपीआर इनवाइट कर रहा है, तो वो बन जाएगी। उसी की जैसी डीपीआर बनेगी उसी के अनुरूप सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे। तो जोशीमठ में मौजूदा संकट को समझने और उसके समाधान के लिए इस वक्त वहां गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा सहित विशेषज्ञों की एक टीम प्रभावित क्षेत्र का सर्वे कर रही है। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी इसे लेकर अलर्ट पर है।
बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक शाम 6 बजे सचिवालय स्थित अब्दुल कलाम भवन में होगी, लेकिन इससे पहले ही बीआरओ की ओर से किए जा रहे निर्माण हेलंग बाईपास, एनटीपीसी तपोवन जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य और नगर पालिका के निर्माण कार्यों पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए जिला प्रशासन ने एनटीपीसी और एचसीसी कंपनी को एहतियातन 2,000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने का आदेश दिया है। इसके अलावा इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जोशीमठ के सुनील और रविग्राम जैसे गांवों में किसी तरह की आपदा से निपटा जा सके, इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। फिर दीवारों और छतों में बढ़ती दरार उन घरों में रहने वाले लोगों के माथे पर भी शिकन बढ़ा रही है। ये लोग अपने घरों की इस दुर्दशा के लिए एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े लोगों का मानना है और कहें कि उनका आरोप है कि ये संकट इस परियोजना की वजह से ही खड़ा हुआ है। ऐसे में हमें एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ की ये परियोजना 520 मेगावाट यानी कि 52 करोड़ वाट तक बिजली पैदा करने वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है, जिसके लिए साल 2006 से ही 12 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का काम चल रहा है, जिसकी शुरुआत जोशीमठ से करीब 15 किलोमीटर दूर तपोवन से होती है, जहां इसका बैराज है, जबकि इस टनल का अंत जोशीमठ से लगभग 5 किलोमीटर दूर सेलांग इलाके में होता है, जहां एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट का बिजली घर मौजूद है। पिछले 16 साल से तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग बनाने का काम चल रहा है। इस दौरान कभी टनल खोदने वाली बोरिंग मशीन फंसने से इसका काम रुका, तो साल 2010 में आई रेनी बाढ़ की वजह से भी इस परियोजना को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा। हालांकि करीब 1.5 दशक से रुक कर ही सही, लेकिन एनटीपीसी की इस सुरंग का काम चल रहा है, जिसके लिए समय समय पर विस्फोट भी किए जाते हैं। सुरंग बनाने की लगातार चल रही खुदाई और विस्फोटकों को ही लोग अब जोशीमठ के अस्तित्व के लिए खतरा बता रहे हैं। और बेघर हो रहे लोगों के तुरंत विस्थापन, पुनर्वास की योजना और उनकी व्यवस्था की मांग भी लगातार हो रही है। दरअसल उत्तराखंड की नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का जाल फैला हुआ है, जिनमें टिहरी सहित 39 परियोजनाओं के साथ ही यूजीवीएनएल की 32 बड़ी छोटी परियोजनाएं शामिल हैं। 2005 से लेकर 2010 के बीच उत्तराखंड सरकार ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। 30,000 करोड़ से ज्यादा की इन परियोजनाओं से 2,944 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होने की संभावना है। और इसी बीच कई संगठनों की ओर से एक कर 24 छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कुछ मामलों पर एनजीटी भी सुनवाई कर रहा है। हालांकि पर्यावरण और भूविज्ञान से जुड़े कुछ विशेषज्ञ लोगों के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो जोशीमठ के घरों में दरार और जमीन धंसने के लिए बेहतरीन निर्माण, खराब ड्रेनेज सिस्टम को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से भेजे गए विशेषज्ञ दल में आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर बीके महेश्वरी भी शामिल हैं, जो जोशीमठ की दुर्दशा के लिए प्राकृतिक कारणों के अलावा निर्माण से जुड़े नियमों के उल्लंघन को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। हम लोग अगस्त 2022 में जोशीमठ की विजिट करके आए थे। यूएसडीएम में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से एक टीम गई थी, जिसमें जियोटेक्निकल इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट थे। मैं आईआईटी रुड़की को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे जो जियोटेक्निकल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसका सर्वे किया। तो हम लोगों ने पाया कि कुछ एरियाज में सब्सिडेंस हैं, कुछ में जो ड्रेनेज की इश्यूज हैं, उसके अलावा काफ़ी हाउसेज में जो हैं क्रैक्स भी हैं, फाउंडेशन के इश्यूज हैं। तो इसमें कुछ इश्यूज तो हिली एरियाज में कॉमन है, जिसमें पर्टिकुलरली स्लोप स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर स्लोप स्टेबल नहीं है तो उस पर हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो उससे स्टेबिलिटी कम ही होती है। और उसके अलावा अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी स्लोप अनस्टेबल हो जाते हैं।
तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ तो नेचुरल रीजन्स होते हैं, उनको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो है फरवरी में काफ़ी फ्लड आया और अक्टूबर 2021 में हैवी रेन्स आई। बट जो मेन रीजन्स है जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसको हम प्लान वे में करें और उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें, तो उससे इन जो इश्यूज हैं उसको हम काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं तीर्थराज प्रयाग का, जहां कल से माघ मेले की शुरुआत होने वाली है। 18 फरवरी तक चलने वाले इस माघ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब चाहे कल्पवासियों के लिए इंतजाम हो या फिर साधु संतों या फिर संगम में स्नान करने के लिए आने जाने वाले श्रद्धालु हों, योगी सरकार ने इस माघ मेले की तैयारियों को 2025 में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर देखा है। 40 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश दुनिया से करीब 6 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। शहर के ठिकानों को बताता बॉर्डर और गाड़ियों के नंबर पर अगर गौर करें तो दूर दूर से सामान भरकर आ रहे हैं। समय आ चुका है माघ मेले का, जहां अगले 1 महीने तक श्रद्धा का सैलाब उमड़ने वाला है। यूपी में बीजेपी सरकार बनने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रयागराज में होने वाले इस आयोजन का रूप रंग बदल चुका है। मेले की शुरुआत 6 जनवरी से होनी है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा इसी माघ मेले के भीतर साधना का एक ऐसा दौर जिसे किसी तपस्या से कम नहीं माना जाता। इसे कल्पवास के नाम से जाना जाता है। संगम के तट पर लाखों श्रद्धालुओं के बीच इनकी अलग पहचान होती है। कल्पवास का अपना इतिहास है, अपना महत्व है और इसे लेकर लोगों में आज भी गंभीरता बनी हुई है। महत्व इसलिए है कि इसे करने का मकसद स्वनियंत्रण और आत्मसिद्धि है। जीते जी सांसारिक मोहमाया से मुक्ति का इसे प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके बाद आदमी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर देता है। जिसने 1 महीने का समय श्रद्धा से पूरा कर लिया, माना जाता है कि उसे एक अल्प यानी कि ब्रह्मा का 1 दिन का फल मिल जाता है। आमतौर पर कल्पवास उन्हीं को करना होता है जिन्होंने गृहस्थ जीवन की अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हो, ताकि श्रद्धा के इस माहौल में उन्हें मोह माया न घेरे। ये कल्पवास का मतलब है कि जब भी व्यक्ति के मन में कल्पवास करने का, प्रयाग आने का भाव जगे, उसी समय से पवित्रता धारण कर ले अपने विचारों का, व्यवहारों का। और जब प्रयाग आए तो सर्वप्रथम बेड़ी माधव का दर्शन करें, उनसे आज्ञा लेके प्रयाग में प्रवेश करें। गंगा जी का दर्शन कर अपने रहने युक्त निवास स्थल बनाए। वहाँ उचित शुद्ध, जो वैदिक परंपरा से शुद्ध वस्तुएं ही रखें अपने भोज्य के लिए या दान के लिए। कल्पवास करने वालों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। 1 महीने तक जमीन पर सोना होता है। निराहार, फलाहार और 1 टाइम का भोजन जरूरी। 3 टाइम का स्नान, सत्संग और पूजा करनी होती है। टेंट के बाहर तुलसी, अंदर शालिग्राम की स्थापना भी जरूरी होती है। महाराज जी पूरा 1 महीना रहते हैं और करीब करीब को 40 साल हो गया होगा, 35 से कम नहीं होगा और 80 और 86 साल मेरी उम्र है। किस नियम से रहते हैं जी? किस नियम से रहते हैं? पूजा पाठ करते हैं? हाँ, प्रवचन सुनते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने जाया करते हैं, माधवराज जी के दर्शन करते हैं। कल्पवास के लिए बने टेंट में आपको कई बुजुर्ग मिल जाएंगे जो कई सालों से यहाँ आ रहे हैं और इन्हीं के साथ आ रहे हैं इनके मददगार, जो अल्पवास संकल्प के साथ तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी सेवा में जरूर हैं। बड़ा महत्व है। प्रयाग का प्रभाव ऋषि मुनि लोग नहीं कह पाए। वेद शास्त्र उसको बहुत बड़ा महत्व यहाँ का बताते हैं। परम शांति यहाँ मिलती है। को कही सके प्रयाग प्रभाव। भगवान यहाँ पर जब आए हैं रामचंद्र, उनको भी शांति मिली है। एक बार कल्पवास शुरू करने पर कहा जाता है कि इसे 12 साल तक लगातार करना होता है। इसकी मान्यता हिंदू धर्म में बताए गए आश्रम व्यवस्था की तर्ज पर है, जिसमें वानप्रस्थ आश्रम का जिक्र है। माना जाता है कि कल्पवास उसी का रूप है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए योगी सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा माघ मेले में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। मेरी सहयोगी शिल्पी सेन ने उनसे बात की।
प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से माघ मेला शुरू हो रहा है। व्यवस्था देखने के लिए कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी आए हैं। सबसे पहले सर, जो माघ मेला है सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा, हम उसको कह सकते हैं, जुटान है। तो माघ मेले की जो व्यवस्था है वो तो दिख रही है। आपने अभी इंस्पेक्शन किया, देखा, क्या आपको लगा और किस तरह से ये इस बार? गंगा जमुना और सरस्वती के इस पवित्र संगम क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग में आकर के माघ मेले की जो तैयारियां हैं वो मैं देखना चाहता था। देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ। आप भी देख सकती हैं कि यहाँ कितनी अच्छी सफाई की व्यवस्था है। हम ऑलरेडी मेला क्षेत्र में ही खड़े हैं। एक तिनका भी आपको दिखाई नहीं देगा अनावश्यक। हम तो अभी तिनके पे खड़े हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो आपको तिनका दिखाई नहीं देगा। माइक सुन रही हैं आप, अनाउंसमेंट की एक हमारे जो इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर है, उससे सीधा हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जिसको करोड़ों लोग सुन सकते हैं। वहाँ की जो इमेजेस है, जो यहाँ की स्थानीय कितने लोग यहाँ नहा रहे हैं, भीड़ ज़्यादा है, कम है, ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है, उसकी लाइव इमेजेस भी हमारे कंट्रोल सेंटर तक पहुँचेंगी। तो इस प्रकार एक बहुत ही टेक्नोलॉजी के समन्वय से, मानवीय प्रयास के समन्वय से बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है। एक महीने तक कल्पवासी यहाँ रहते हैं। आपके विभाग का भी बड़ा काम है, क्योंकि बिजली एक महीने तक पूरी इस मेला क्षेत्र को मिलनी चाहिए। बिजली विभाग के सभी विभागों के अधिकारियों से मैंने चर्चा किया है। उसमें बिजली विभाग के भी हमारे पूर्वांचल के डिस्काम के एमडी भी आए हुए थे, उनसे भी बात हुई, उच्च अधिकारियों से बात हुई है। सतर्क हैं वो लोग बिजली की आपूर्ति को लेकर के। मैं आशा रखता हूं कि निर्बाध बिजली हम देने में सफल रहेंगे। बातचीत के लिए तो ये है ए.के. शर्मा, कैबिनेट मंत्री, जो यहाँ पर आए थे दौरे पर माघ मेला क्षेत्र में, क्योंकि एक बड़ी व्यवस्था करनी होती है। एक महीने तक कल्पवासी यहाँ रह करके कल्पवास करते हैं और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। बिजली की लाइन, साथ ही साथ पेयजल की लाइन भी यहाँ बिछाई गई है। इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अब रौनक माघ मेले की यहाँ पर 18 फरवरी तक रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। वैसे इस बार माघ मेला कई मायनों में खास है। एक तो मेले में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 500 बेड की डॉर्मेट्री तैयार की गई है। इसमें कोई भी सामान्य श्रद्धालु ठहर सकता है। इसे 5 स्टार सुविधाओं से भी लैस किया गया है। इस बार माघ मेले में महाकुंभ की तर्ज पर रेल की ओर टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। यहां भक्तों को रुकने के लिए पैसे चुकाने होंगे और इसके अलावा पूरे मेले को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया, यानी कि केवल कपड़े और कागज के लिफाफों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह की अनुमति है। और क्या कुछ खास होगा इस बार, देखिए जरा। प्रयागराज की इस रेती पर माघ मेले के लिए नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। शुक्रवार को महास्नान से पहले आस्था का शहर आबाद हो चुका है और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी त्याग, तपस्या और वैराग्य की परीक्षा के लिए तैयार है। माघ मेले में तंबुओं का शहर बस चुका है। इस बार माघ मेले के लिए प्रशासन ने अद्भुत तैयारियां की हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। यूपी रोडवेज ने 2400 बसों का बेड़ा यहां आने वालों के लिए तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के 10 शहरों से डायरेक्ट माघ मेले के लिए बसें चलाई जा रही हैं। रेलवे की तैयारियां पूरी हैं। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों के ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। माघ मेले में पहुंचने वाले मुसाफिरों की मदद के लिए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, स्नान पर्व पर प्रयागराज पहुंचने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खास रूट बनाए हैं। इस बार का माघ मेला केवल तैयारियों के लिहाज से खास नहीं होने जा रहा, बल्कि माघ मेले को प्रदूषण मुक्त रखने का भी मिशन चलाया जा रहा है। मेले को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की तैयारी है। इसी कड़ी में पॉलिथीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए लोगों को कपड़े के थैले थमाए जा रहे हैं, ताकि मेला स्थल को प्लास्टिक के कचरे से बचाया जा सके। ये इनिशिएटिव है कि मेले को फ्री प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है। इसमें कहीं भी किसी भी स्ट्रीट वेंडर के द्वारा या किसी तरह के वेंडर के द्वारा या आम जो स्नानार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, वो प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उसकी जगह पे ऐसे इको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल करें। ये रेडी टू यूज है और ये
प्लास्टिक का उपयोग न करने से काफी स्वच्छता रहेगी और पर्यावरण के लिए भी ये काफी हितैषी कार्य है। पहले स्नान के साथ माघ मेले का रंग जमना शुरू हो जाएगा। पहले के बाद दूसरा स्नान मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को होगा। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या के दिन 21 जनवरी को किया जाएगा। श्रद्धालु चौथा स्नान बसंत पंचमी के दिन 26 जनवरी को करेंगे। पांचवा स्नान 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन होगा, जबकि छठा स्नान 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा और इसी के साथ इस महामेले का समापन हो जाएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात इटली से ज्यादा ठंडी दिल्ली की कर लेते हैं। राजधानी में लगातार ठंड का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में लगातार पारा लुढ़क रहा है। आज सुबह लोधीरोज इलाके में पारा 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के तमाम इलाकों में शीतलहर और कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। सुबह के समय तो विजिबिलिटी इतनी कम होती है कि गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। जाहिर है कि वक्त सावधानी बरतने का है। सावधानी सड़क पर चलते वक्त भी बरतें और अपनी सेहत को लेकर भी। जनवरी के शुरुआती दिन है और दिल्ली वालों को कश्मीर की ठंड का एहसास हो रहा है। गुरुवार सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा, क्योंकि न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री दर्ज किया गया। ये न्यूनतम तापमान का नया रिकॉर्ड है। इस तरह दिल्ली एनसीआर में ठंड जमकर कहर ढा रही है। घने कोहरे ने सड़कों पर चलना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के तमाम शहरों में अमूमन हाल यही है। ऐसे में घर से निकलने को मजबूर लोग अलाव के सहारे सर्दी का सामना कर रहे हैं। सुबह कोहरे के साथ लोगों की आंख खुलती है। गाड़ी चलाने वालों के लिए भी ये मौसम किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। धुंध से भरी सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मिनिमम टेम्परेचर तो 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मैक्सिमम जो 10 दिन पहले तक 20 डिग्री के आसपास था, वो कम होकर के 15 से 16 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और इसके साथ साथ जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, उनकी वजह से 4 डिग्री से भी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। और सुबह के वक्त तो जमकर कोहरा भी पड़ रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर के पास। चंद कदमों की दूरी पर यहां से अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन देखिए कोहरे ने उसे पूरी तरीके से ढक रखा है। बिल्कुल भी यहां से अक्षरधाम मंदिर नहीं दिख रहा। अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, यानी मिनिमम टेम्परेचर 4 और मैक्सिमम 15 से 17 डिग्री के आसपास रहेगा। दिल्ली में लगातार गिरते पारे और बढ़ती ठंड की वजह से प्रदूषण पर भी भारी असर पड़ा है। इसकी एक वजह कोहरा है तो दूसरी वजह सर्दी से बचने की जुगत में खुले में आग जलाना है। कई दिनों से दिल्ली का औसत AQI 300 के पार है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में। लेकिन आज आनंद विहार में AQI 401 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ठंड लगातार बढ़ रही है और ऐसे में न्यूनतम तापमान जो है वो लोधी रोड पर आज 2.8 तक पहुंच गया है। तो ऐसी परिस्थिति बता रही है कि अगले कुछ दिनों और दिल्ली वालों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो स्थिति है वो लगातार टेम्परेचर कम हो रहा है। चाय की दुकान पर आप खड़े हुए हैं, चाय भी पी रहे थे, अभी मैं देख रहा था। तो इस ठंड को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ा सा लगता है कि ठंड जल्दी निकले, क्या लगता है? वैसे इस टाइम तो जो मौसम है सर्दी का है और हर आदमी एंजॉय ले रहा है गर्म गर्म चाय का। अच्छा, आज सबसे ठंडा दिन है तो चाय से राहत मिल रही है थोड़ा सा? ये चाय से राहत तो मिली, क्योंकि ठंड है तो चाय मिल जाती है तो शरीर में भी आराम आता है। दिन में ज्यादा कब भी चाय हो जाती है? हाँ, इन सर्दियों के मौसम में तो चाय ज्यादा ही हो जाती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप पी भी रहे हो, थोड़ा सा काप भी रहे हो ठंड में और थोड़ी सी आश भी आ रही है, तो राहत मिल रही है। हाँ जी, बहुत मिल रही है। ठंडा दिन है। हाँ जी, हाँ जी। मौसम के पल पल बदलते तेवर पर मौसम विभाग भी नजर बनाए हुए है और इसी हिसाब से लोगों को ठंड से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की सलाह लगातार दी जा रही है। ठंड का जो सेफ्टी है कि आप अपने को गर्म रखे, स्वेटर पहने और हीटर के पास रहे, ठीक है ना, ये सब बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जो फॉग कंडीशन है वो इम्प्रूव हुआ है,
बट लेकिन दैट ओवरऑल जो कवरेज है, लो क्लाउड फॉग, जो सूरज निकलता नहीं है, वो वाला थोड़ा डेंजरस है। उसमें दिन का तापमान कम रहता है, रात का तो है ही है कम। ठंड और कोहरे का आलम क्या है, इसे देश भर से आई इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। राजस्थान के सीकर का हाल कुल्लू मनाली जैसा हो गया है। यहाँ तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर में शीतलहर के साथ घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। गोरखपुर समेत आसपास के इलाकों में लगातार पारा गिर रहा है। घने कोहरे की वजह से दिन भर सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हो पा रहे। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। श्रीनगर भी पूरी तरह से बर्फ की आगोश में है। दिल्ली, राजस्थान की तरह श्रीनगर में भी सबसे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -6.4 डिग्री दर्ज किया गया। घाटी में गिरते तापमान की वजह से नदियों पर भी बर्फ जम गई है। डल झील का एक बड़ा हिस्सा जम चुका है। बर्फबारी के बीच श्रीनगर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम है, जिसका असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से वरुण सिन्हा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल सर्दियों के महीनों में मौसम में बदलाव और बढ़ती ठंड के साथ साथ कई छोटी और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर के मरीज, सांस लेने में दिक्कत और हृदय रोगियों की समस्या ज्यादा होती है। डॉक्टर के मुताबिक सर्दी में सावधान रहें और अपने शरीर को ढक कर रखें। और जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं उन्हें एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। वैसे इन दिनों जैसे ही हम देख भी रहे हैं कि हर दिन पारा लगातार न्यूनतम तापमान पर पहुंच रहा है, तो ऐसे में एक सबसे बड़ा खतरा जो सामने आ रहा है वो ये है स्ट्रोक का। स्ट्रोक के कुछ सामान्य लक्षण जैसे कि सर दर्द, आंखों में से धुंधला दिखना या फिर दिखने में परेशानी, बोलने और समझने में परेशानी होना या फिर शरीर के किसी हिस्से में पैरालिसिस होने का भी खतरा रहता है। दरअसल सर्दियों के मौसम में इन्फेक्शन, सीजनल डिप्रेशन, धूप ना निकलना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सर्दी में फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। सर्दियों में एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। हेल्दी रहने और स्ट्रोक से बचने के लिए नियमित आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। सर्दियों में एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही रहता है, कि कंट्रोल में रहता है और डॉक्टर खाने पीने में भी सर्द गर्म से बचाव की सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, जिससे गले में संक्रमण या फिर वायरल संक्रमण से बचा जा सके। इसके साथ ही घर से निकलते समय शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए गर्म कपड़े जरूर पहनें। कोशिश ये करें कि तनाव ना लें। ज्यादा तनाव लेने की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। सर्दियों के मौसम में जोड़ों में दर्द की समस्याएं अक्सर होती हैं। धूप नहीं निकलने की वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, लिहाजा विटामिन डी युक्त चीजें आपको जरूर खानी चाहिए। जाड़ा है तो आप जाड़े के हिसाब से अपना गर्म कपड़े पहन के रहें। जिनको जुकाम ज्यादा हो जाता है, गले की परेशानी हो जाती है, वो गले पे मफलर या कोई भी ऊनी चीज लगा के रखें ताकि वो एक्सपोज ना हो। और अधिक ठंड में थोड़ा व्यायाम करते समय ध्यान रखें, बहुत ज्यादा व्यायाम, एग्रेसिव एक्सरसाइज ना करें ठंड के लिए। ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो मरीज जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, अगर सपोज किसी मरीज को कोई क्रॉनिक डिसीज है, कोई बीमारी है और उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, कमजोर है, तो उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो वातावरण में होते हैं, हवा में होते हैं, वो लगने के चांसेस हैं। जो इन्फेक्शन है वो तो वातावरण के अंदर होता है। आप देखते हैं कुछ लोगों को तुरंत हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो ये इम्यूनिटी का फर्क होता है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो उसको वो इन्फेक्शन नहीं लग पाते हैं, वो उसके बॉडी में इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसको वो लग जाते हैं। देखिए, दो चीजें बड़ी अलग अलग हैं। लाइफ स्टाइल आपको मेंटेन करना है, उसको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। लाइफ स्टाइल अपना आप प्रॉपर रखें, और क्योंकि हमारे देश में मौसम चेंज होते हैं तो मौसम के अकॉर्डिंग अपना लाइफ स्टाइल रखें। बट कोई डिसीज हो जाती है तो उसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करें।
तो सर्दियों के मौसम में थोड़ा अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाहर निकलते हुए खूब सारे कपड़े पहनिए और ध्यान रखिए कि किस तरीके से अपनी सेहत को इस मौसम में बचाना है। इसकी केयर भी आपको खुद करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। और अब चलते चलते आपको मिलवाते हैं गुजरात के वडोदरा की एक ऐसी बेटी से जिसने अपने मजबूत इरादों और अपनी कामयाबी से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। मिले 17 साल की डिंकल गोरखा से, जो 2009 में एक हादसे का शिकार हो गई थी। उस वक्त डिंकल अपनी मां शोभा के साथ बस में सफर कर रही थी। तब उनका पैर जख्मी हो गया था। उनके बाएं पैर की टखनी के ऊपर का हिस्सा कुचला गया था, जबकि उनकी मां के दोनों पैर काटने पड़े थे। और इसके बाद डिंकल के परिवार को कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और किक बॉक्सिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। तब भी लोगों ने उन्हें किक बॉक्सिंग से दूर रहने की सलाह दी थी, मगर उन्होंने अपने दिल की सुनी और उन्होंने प्रेसिडेंट्स कप में लाइट कॉन्टैक्ट किक बॉक्सिंग के फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा दिया। स्टेट लेवल पर कामयाबी हासिल करने के बाद वो नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तैयारी में जुट गई हैं। मम्मा मुझे समझाती थी कि ऐसा नहीं होता, हो गया जो होना था। फिर उसके बाद मुझे ना थोड़ा ऐसा सोच आया कि नहीं मैं स्पोर्ट ज्वाइन करूं। उसके बाद लोगों ने मुझे बोला कि तू स्पोर्ट में जाके क्या करेगी, तेरा तो तू फिजिकली ऐसी है तो स्पोर्ट में जाके क्या करेगी। फिर तो भी मैंने किया, मुझे जो करना था मैंने किया। और उसके बाद लोगों ने मुझे तो वो भी बहुत ताना मारा कि तू क्या किक बॉक्सिंग खेल रही है, उसमें तो किक का ही पैरों का उसमें काम होता है, तो क्यों किक बॉक्सिंग खेले। तो भी मैंने किया और आज मैंने स्टेट में गोल्ड मेडल लिया। उसके लिए वही लोग आज खुश होकर मुझे बोल रहे कि अच्छा किया तूने। डिंकल को प्यार से डिंकू बॉक्सर भी लोग कहते हैं और उनकी इस कामयाबी में उनके कोच सिद्धार्थ का बहुत बड़ा हाथ है। सिद्धार्थ को उम्मीद है कि जिस तरीके से डिंकल अपनी तैयारी कर रही हैं, वो जल्दी ही नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी देश का नाम रोशन करेंगे। कहते हैं कि भगवान अगर कोई एक चीज लेता है तो दो चीज उसके बदले में देता है। सो कुछ ऐसा ही उसके साथ भी है कि फिजिकली अगर हम बात करते हैं तो उसका जो लेग में जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से बैलेंसिंग और किक्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, पर उसके साथ साथ शी इज़ वेरी गुड इन द पंचेस, तो वो उसको काफ़ी हेल्पफुल होता है मैच के दौरान और एक अच्छा शानदार प्रदर्शन करने के लिए वो उसको हेल्पफुल होता है। और सपोर्ट करेंगे उसका ओलंपिक का जो ड्रीम है, तो हमारा एक जैसे हम कहेंगे ड्रीम नहीं पर प्लानिंग है कि इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी जैसे स्टेट टूर्नामेंट ये था, ओपन चैंपियनशिप था, उसके बाद में सिलेक्शंस आएंगे, नेशनल्स होगा, इंटरनेशनल्स होगा, वर्ल्ड कप्स होंगे, तो ऐसे सभी कॉम्पिटिशन्स में उसको जाना है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।